हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज रहेगा लेक्चर नंबर 10th। तो आज 10th लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, जिसको हमने 9th लेक्चर में पढ़ा था। तो बच्चों हमने 9th लेक्चर में ये पढ़ा था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है, जिसमें हमने ये बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किसमें जाती है, विरल माध्यम में, तो अभिलंब से दूर हटती है और एक विशेष कोण के लिए वो हटते हटते इस इंटरफेस पर आ जाती है, जो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला जो तल है उस पर आ जाती है, यानी अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। उसके संगत जो आपतन कोण है वही क्रांतिक कोण C कहलाता है। और जब हम आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा कर देते हैं तो ये प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैंने रिवाइज कराया है। तो बच्चों एक बात जो पिछले लेक्चर में बताने को रह गई थी वो मैं यहाँ लिखता हूँ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो होनी चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो पाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें या प्रतिबंध, कुछ भी कह सकते हैं। तो बच्चों वो शर्त देखनी है। तो पहली शर्त, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। ठीक है ना, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहली शर्त। दूसरी शर्त अभी हमने देखा कि जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो पाएगी। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, एक सेकंड, ये बाइक थोड़ी दिक्कत कर रहा है। हाँ, सेकंड पॉइंट, आपतन कोण क्रांतिक कोण C से अधिक होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं। ठीक है बच्चों, ये दो कंडीशंस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना थी उस पर रिलेटेड प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, उन पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो एक दो घटना मैं समझा देता हूं बच्चों, बाकी की आप स्वयं पढ़ के समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी कुछ घटनाएं, हेडिंग डालते हैं। ठीक है बच्चों, के कुछ उदाहरण। ठीक है, या घटनाएं वो सीखनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं मरीचिका की। मरीचिका, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना हम पढ़ने जा रहे हैं। अब मरीचिका को बच्चों हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक गर्म प्रदेशों की मरीचिका
जिसको हम मिरेज बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरी ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। इसको लूमिंग बोलते हैं, ठीक। अब ये मरीचिका क्या है बच्चों? मरीचिका है भ्रम, जो भ्रम पैदा होता है। अब क्या भ्रम होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले गर्म प्रदेशों की मरीचिका पढ़ते हैं। जैसे जो रेगिस्तान होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं बच्चों। तो अब सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम बात करेंगे मिरेज की, तो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पढ़ाते हैं आपको। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? मिरेज, यानी रेगिस्तान की मरीचिका। रेगिस्तान गर्म प्रदेश होते हैं, यहाँ रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है। तो ये हटा देते हैं बच्चों, लूमिंग बाद में पढ़ेंगे। तो देखो होता क्या है, ध्यान से समझते आना कि गर्मियों के दिनों में जब बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो रेगिस्तान का जो रेत है बच्चों वो बहुत गर्म हो जाता है। सूर्य से आने वाले विकिरण का अवशोषण करता है और वहाँ बहुत अधिक गर्म रेत हो जाता है। तो उससे जैसे लेयर्स में बांटते हैं, जैसे कि ये रेत है तो इसके संपर्क की जो वायु होगी वो भी गर्म होती चली जाएगी। तो जैसे हमने ये एक लेयर ली, रेत की लेयर है बच्चों, तिरछी हो गई क्या? चलिए चलेगा। ये डिफरेंट परत बना ली हैं हमने। तो रेत के नज़दीक वाली जो एयर है उसकी जो लेयर है, परत है, वो गर्म होगी, गर्म होने से हल्की होगी। और वहाँ ये वाली जो वायु की परत है वो ऊपर वाली लेयर्स की तुलना में विरल होगी। देखो वायु है, मैंने बताया था कि जो माध्यम होता है विरल और सघन, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है, एक दूसरे के सापेक्ष में होता है। तो है क्या बच्चों कि एयर भी सघन और विरल हो जाएगी स्वयं में। यहाँ की जो एयर है, जो वायु है वो गर्म है और ऊपर जैसे जैसे चलते चले आएंगे ऊपर की जो परत होंगी वो इसकी तुलना में कम गर्म होंगी। तो वो सघन, ऊपर का माध्यम कैसा हो गया? सघन। ऊपर की जो एयर है सघन, और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे लेयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और वो एयर की जो परत है, वायु की जो परत है वो विरल होती चली जाएगी। तो सघन, ऊपर की परतें सघन और नीचे की परतें विरल होंगी बच्चों। तो रेगिस्तान में क्या भ्रम हो जाता है कि जैसे बच्चों रेगिस्तान है, बहुत दूर दूर रेत ही रेत है और कहीं किसी स्थान पर कोई पेड़ खड़ा है तो वहाँ वो पेड़ रेत के अंदर नीचे दिखाई देता है और हमें ऐसा आभास होने लगता है कि वहाँ पर पानी का कोई स्रोत हो, कोई तालाब है या पानी भरा हुआ है। लेकिन जब पास जाके देखते हैं तो वहाँ रेत ही रेत है, पानी है ही नहीं। भाई पानी में जैसे प्रतिबिंब दिखाई देगा, जैसे तालाब के किनारे कोई वृक्ष खड़ा है तो उसका नीचे भी प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो वैसा ही रेत में दिखाई देने लगता है और हमें वहाँ पानी का आभास होने लगता है। तो वही हमारा एक भ्रम होता है। तो जैसे देखें यहाँ ऐसे कोई वृक्ष खड़ा हुआ है, ऐसे कोई वृक्ष है, ठीक है बच्चों। कोई प्रेक्षक यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ से दूरी से देख रहा है, तो क्या होगा? यहाँ से जो किरणें चलेंगी बच्चों, जैसे यहाँ से किरण आ रही हैं इस वृक्ष से, तो देखें जैसे ये मैंने बनाया, ये किरण आई, ये वाली लेयर सघन है और नीचे का माध्यम विरल है। तो यहाँ क्या होगा? ये अभिलंब से दूर हटेगी तो इधर को हो गई, ठीक है, इधर को हटती चली जाएगी। फिर यहाँ ये विरल हो गई तो और हट गई, इस तरीके से इधर को मुड़ती चली जाएंगी।
फिर एक स्थिति ऐसी आएगी बच्चों कि ये कोण आपतन का कोण क्या होगा, क्रांत कोण से बड़ा हो जाएगा और ये किरण उसी माध्यम में ऊपर को ऐसे मुड़ जाएगी और ऐसा आभास होगा कि ये किरण यहाँ से आ रही हो। तो इसका प्रतिबिंब ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी ये किरणें नीचे से, और हमें इस वृक्ष का उल्टा यहाँ एक प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। तो इसका प्रतिबिंब नीचे दिखाई दे रहा है और ये किरणें उस प्रेक्षक की आंखों में जा रही हैं। ठीक है बच्चों, तो इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत है, कोई तालाब है, कोई पोखर है, मतलब वहाँ पानी का स्रोत है और उसमें हमें परछाई दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये व्यक्ति यहाँ पास में पहुँचता है वृक्ष के तो वहाँ रेत ही रेत दिखाई देता है, पानी का तो केवल हमें भ्रम हुआ था। तो ये बच्चों किस कारण हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, क्योंकि अभिलंब से दूर हटती आ रही है किरण और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वहाँ क्रांत कोण से अधिक हो जाएगा और उसी माध्यम में किरण वापस हो जाएगी और मनुष्य की आंख तक पहुँचेगी। किरण हमेशा सीधी ही चलती है तो हमें ऐसा आभास होगा कि ये यहाँ से आ रही है और यहीं पर इसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, गर्म प्रदेशों की मरीचिका, दैट इज़ रेगिस्तान की मरीचिका। तो इस फिगर को बना लीजिए, आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे हम ठंडे प्रदेशों की मरीचिका पर, जिसको हम लूमिंग कहते हैं। तो बच्चों अब ठंडे प्रदेशों की मरीचिका की बात करते हैं, जिसको लूमिंग कहते हैं। तो बच्चों जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे ये समुद्र है जैसे, और इसमें जैसे कोई जहाज़ है, ठीक है बच्चों, और इस पर ये ध्वज पताका है। तो क्या है बच्चों, यहाँ जो एयर है, यहाँ बर्फ़ जमी हुई है, बहुत ठंड है, ठंडा पानी है, बर्फ़ है, तो उसके संपर्क की जो वायु होगी यहाँ वो कैसी होगी, सघन होगी। ठंडी वायु होगी तो सघन होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वायु कैसी होती जाएगी बच्चों, विरल। तो यहाँ ये रहा विरल और ये रहा सघन। ठीक है, तो देखें यहाँ से प्रकाश किरणें चल रही हैं सघन से विरल की ओर, इस जहाज़ से। इसे ये किरण गई बच्चों, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी तो इधर को मुड़ गई, इस दिशा में जानी चाहिए थी लेकिन अभिलंब से दूर हटनी है, इस लेयर तक आ गई। फिर क्या हुआ कि आपतन कोण बढ़ता चला जाएगा, फिर और हट गई, फिर ऐसे यहाँ आ गई। फिर एक सिचुएशन ऐसे हटते हटते ऐसी आ जाएगी कि ये किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देगी, यानी आपतन कोण बड़ा हो गया। आपतन कोण अभिलंब से यही तो बनना है बच्चों, ये बड़ा होता जा रहा है। मान लो क्रांतिक कोण से अधिक जैसे ही होगा तो ये किरण इसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो यहाँ जो प्रेक्षक खड़ा हुआ है उसकी आँखों में, यहाँ जो प्रेक्षक है इस प्रेक्षक को ये किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी और इस जहाज़ का उल्टा प्रतिबिंब आकाश में दिखाई देगा और ये जहाज़ आकाश में उल्टा आकाश में तैरता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है बच्चों, कैसा प्रतीत होगा, आकाश में तैरता हुआ। तो ऐसा लगेगा कि समुद्र ऊपर है, आकाश में तैर रहा है जहाज। तो ये ठंडे प्रदेशों की मरीचिका हुई बच्चों। तो उम्मीद है ये भी समझ में आई होगी, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक अन्य उदाहरण प्रकाशिक तंतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये प्रकाशिक तंतु क्या है, इसको अब समझने जा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर। तो बच्चों प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है
जिसकी सहायता से हम प्रकाश संकेतों को यानी ऑप्टिकल सिग्नल्स, प्रकाश संकेत यानी ऑप्टिकल सिग्नल्स को, प्रकाश संकेतों को बिना ऊर्जा की हानि के, मतलब ऊर्जा में लॉस न हो, एनर्जी लॉस न हो, बिना ऊर्जा हानि के पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना का प्रयोग करके सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के काम आते हैं प्रकाशिक तंतु। तो पहले इसकी बनावट समझते हैं बच्चों, तो आगे की बात समझ में आई जाएगी कि इसका जो सबसे केंद्रीय भाग होता है प्रकाशिक तंतु का, जैसे ये बीच का भाग है बच्चों, जैसे एक वायर होता है ना बिजली का तार, उसी प्रकार से उसका जो बीच का हिस्सा होगा ये क्वार्ट्ज का बना हुआ होगा, जिसका अपवर्तनांक होगा बच्चों n बराबर 1.7, मैं बाद में लिखूंगा, ये करोड़ कहलाएगा। इसके चारों ओर कम अपवर्तनांक का एक माध्यम होगा जिसका अपवर्तनांक n बराबर 1.5। ठीक है, तो बच्चों ये अलग है, ये सघन हो गया, क्योंकि इसका ये क्या कहलाता है बच्चों, बीच का हिस्सा करोड़ यानी कोर। ठीक, कोर है करोड़। इसका n कितना होगा अपवर्तनांक 1.7, बात समझना बच्चों। और इसके चारों ओर ये जो माध्यम है, मतलब ये एक तरीके से पाइप है बच्चों, जैसे इसका मैं क्रॉस सेक्शन देखूं तो ये हो गया अंदर वाला ये पोर्शन, फिर इसके बाहर कम अपवर्तनांक का ये, तो केंद्रीय भाग यही तो है, मतलब साइड से देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। जो प्रकाशिक तंतु है उसकी बनावट बना रहा हूँ, और सुरक्षा के लिए ये मतलब टूट फूट न हो तो प्लास्टिक के आवरण से इसको बंद कर दिया जाता है। इसके चारों ओर किसका आवरण होगा, प्लास्टिक का एक आवरण होगा बच्चों। ये जो आवरण है ये प्लास्टिक का आवरण से इसको बंद कर दिया है। तो ये तो करोड़ हो गया, और ये बाहर वाला हिस्सा, उसके बाद वाला हिस्सा क्लेडिंग कहलाता है, अधेपट्टन कह सकते हैं उसको, अधेपट्टन। ठीक है, और ये आवरण हो गया सबसे बाहर वाला हिस्सा, उसका सुरक्षा कवच। जैसे बिजली के तार होते हैं तो उनमें बहुत सारे पतले पतले वायर होते हैं, फिर उसके ऊपर से प्लास्टिक चढ़ी रहती है, ठीक उसी तरीके से है। तो यहाँ वो तार न होके ये क्वार्ट्ज का है, ये किसका बना होगा बच्चों, जो n बराबर 1.7 है, क्वार्ट्ज। और ये वाला जो हिस्सा है इसका n कितना होगा बच्चों, 1.5, ये कांच का। ठीक है, और ये आवरण, प्लास्टिक का आवरण, सुरक्षा की दृष्टि से इसको कवर कर दिया है। ठीक है, जल्दी जल्दी बना देते हैं बच्चों, सुंदर सा तो आप बना ही लोगे। तो अब देखें, ये माध्यम हो गया बच्चों सघन और ये बाहर का विरल। तो इसमें प्रकाश संकेत को इन दोनों माध्यमों के लिए सघन और विरल, क्योंकि n 1.5 है, इसके चारों ओर जो माध्यम है, अंदर का 1.7 है, तो इन दोनों माध्यमों के लिए जो क्रांतिक कोण होगा उससे अधिक कोण पर, जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जब किसी संकेत को भेज देते हैं तो इसका पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। ये इस माध्यम में प्रवेश नहीं करेगा, इसी माध्यम में वापस लौट आएगा। यही तो घटना बताई थी अभी पूर्णांतरिक परावर्तन की, कि जब सघन से विरल में जाता है तो मान लीजिए ये क्रांतिक कोण है इतना, तो क्रांतिक कोण पर तो सतह पर आ गया, और क्रांतिक कोण से जैसे ही आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो वो देखें ये किरण उस सघन माध्यम में ही वापस लौट गई, पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया, और न यहाँ पर
अपवर्तन की घटना हुई न अवशोषण की हुई, पूरा का पूरा प्रकाश संकेत, पूरी की पूरी ऊर्जा परावर्तित हो गई। अब यहाँ भी वो इसी कोण पर गिरेगा, क्रांतिक कोण से अधिक जो कोण था उसी आपतन कोण पर, तो यहाँ से फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और इस तरीके से ये मल्टी रिफ्लेक्शंस होते चले जाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता चला जाएगा और ये प्रकाश संकेत देखिए आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे तंतुओं को मिला करके एक नली बनाई जाती है जिसको प्रकाश नली कहते हैं। क्या कहेंगे, बहुत सारे तंतु मिला करके, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ऐसे बहुत सारे तंतु मिला करके एक पाइप में डाल दिए जाएंगे, एक पाइप के अंदर, तो वो पाइप क्या कहलाएगा, प्रकाश नली। ऑप्टिकल ट्यूब कह लो या लाइट ट्यूब कह लो, बात समझ में आ गई। तो देखें संकेत किस तरीके से, वो सिग्नल किस तरीके से बिना ऊर्जा की हानि किए हुए आगे बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों इन ऑप्टिकल फाइबर्स का उपयोग कहाँ होता है, दूरसंचार में, जहाँ संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने होते हैं। और मेडिकल साइंस में देखें बच्चों तो एक एंडोस्कोपी होती है, पेट के अंदर ऑप्टिकल फाइबर वाली ट्यूब डाल करके प्रकाश संकेत भेज करके अंदरूनी भागों की फोटोग्राफी कर ली जाती है और हम जैसे अंदर के हिस्सों का, जैसे पेट की एंडोस्कोपी होनी है कि पेट में क्या खराबी है, कहीं अल्सर तो नहीं है, घाव तो नहीं हो गए हैं, वो आंतों की स्थिति क्या है, तो ट्यूब डाली जाती है, वही ऑप्टिकल फाइबर की ट्यूब होती है बच्चों और उसमें एक कैमरा लगा होता है, प्रकाश संकेत से वो वहाँ के फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। तो मेडिकल साइंस में भी इसका उपयोग है, एंडोस्कोपी में, और दूरसंचार में भी इसका उपयोग है। तो बच्चों इसमें प्रकाश संकेत बिना ऊर्जा की हानि के लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते 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 आगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों एक उदाहरण और पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का, जो कि है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो बच्चों ये इस प्रिज्म की बनावट किस तरीके की होगी, ये जो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होगा वो समकोणिक समद्विबाहु, उसका जो फेस है वो समकोणिक समद्विबाहु होगा। समकोणिक समद्विबाहु का मतलब एक कोण तो 90 अंश होगा, जैसे बच्चों ये बना दिया मैंने, और समद्विबाहु है तो ये कोण कितने कितने के रह गए, 45 अंश के। ये तो 90 डिग्री होगा ही। ये उसका एक पृष्ठ हमें दिखाया जा रहा है, देखिए ये जैसे हमने एक सरफेस दिखाई है, ठीक है, तुम जाओ बेटा, ये एक सरफेस दिखाई है हमने, प्रिज्म की जो स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए आप, ये होती है, मैं देख रहा हूँ बच्चों के दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं, दूर से दिखाता हूँ, ये प्रिज्म आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बच्चों, समझते चलें। तो हमने ये सिचुएशन बनाई है, इधर से मैं लाइट को रोक के दिखाता हूँ, ये फेस हम देख रहे हैं। अब ये बच्चों पूर्ण परावर्तक प्रिज्म नहीं है क्योंकि ये 60-60 के कोण हैं, यहाँ कैसा होना चाहिए, एक 90 का होना चाहिए और बाकी के दो एंगल 45-45 के होने चाहिए। तो ये मैं सामने वाली सिचुएशन दिखा रहा हूँ, ऐसे ये ट्रायंगुलर जो शेप दिख रही है, इधर का हिस्सा फ्लैट है, ये मतलब स्क्वायर शेप में है, ये भी स्क्वायर शेप में है, ये भी स्क्वायर शेप में है, दो शेप इसकी ट्रायंगुलर होंगी, ये वाली और ये वाली ट्रायंगुलर शेप है। तो इसमें क्या है कि ये कोण 45-45 के हो गए बच्चों, ठीक है। तो ये प्रिज्म कैसा होगा, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का कार्य करेगा। तो किस तरीके से पूर्ण परावर्तक होगा, जैसे एक किरण इस पर मैं अभिलंबवत आपतित करूं, सीधी सीधी, अगर हमें 90 अंश के कोण पर इस किरण को मोड़ना है, तो देखो बच्चों ये जो प्रिज्म बना है उसका अपवर्तनांक है n बराबर 1.5 और बाहर वायु है और ये ग्लास है, ये ग्लास का बना है जिसका n कितना है 1.5। तो इसके लिए मैं क्रांतिक कोण अगर निकालूं c का मान इस अपवर्तनांक के लिए, तो c बराबर आएगा 42 अंश निकल के, आप निकाल लेंगे n बराबर 1/sin c से,
एन हम 1.5 रखें तो सी की वैल्यू 42 डिग्री आ जाएगी। कोई बुला रहा है बेटा? इधर आ रहे हैं? ऊपर गए? तुम चले जाओ तुम, फिर आके बैठ लेना। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 42। तो क्रांतिक कोण से, अब जैसे मैंने यहाँ अभिलंबवत आपतन किया बच्चों, ये लंबवत, तो अभिलंबवत आपतन में किरण सीधी निकल जाती है बिना डाइवर्ट हुए यहाँ पर। तो ये यहाँ पर अगर मैं अभिलंब खींचूँ तो ये कोण भी बच्चों मैथमेटिकली कितना आएगा, आप ज्योमेट्री से इसको देखें तो ये कोण 45 अंश आएगा। और क्रांतिक कोण था हमारा 42 अंश। ठीक है, तो ये 45 के ही कोण, आपतन कोण 45 है, तो क्रांतिक कोण से अधिक हो गया तो इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये इस माध्यम में किरण नहीं निकलेगी, इसी माध्यम में आ जाएगी और ये कोण भी 45 अंश होगा। परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर। तो ये किरण एक तरीके से बच्चों यहाँ भी लंबवत गिरी तो ये सीधी निकल जाएगी, क्योंकि अभिलंबवत आपतन में जब लंबवत गिरती है तो किरण में कोई विचलन नहीं होता है। तो ये जो किरण थी, अगर किरण हमें 90 अंश के कोण पर मोड़नी है तो हमें इस वाले सीधे वाले 90 अंश कोण वाली सतह पर ऐसे गिरानी चाहिए। इधर गिरा दें या इधर गिरा दें। ठीक है, 180 अंश से मोड़नी है तो ये जो तिर्यक सतह है इस पर गिरानी चाहिए। तो ये 90 अंश के कोण से विचलन हो गया। किसी किरण को हमें 90 अंश पर मोड़ना है तो इस तरीके से, और कोई अपवर्तन की घटना नहीं हुई, सीधा सीधा प्रकाश पूर्णांतरिक रूप से परावर्तित होकर 90 अंश की कोण पर मुड़ गया। ठीक है, अब मैं समझाता हूं बच्चों कि 180 अंश पर कैसे मोड़ेंगे। तो इस वाली सतह पर करेंगे आपतन, जैसे ये है। ठीक है, ध्यान से समझना। एक सेकंड दोबारा बनाता हूँ। चलो कोई बात नहीं। ये 45, ये भी 45, ये 90। ये कोण कितना है बच्चों? 90 अंश का है। तो इस सतह पर मैं गिराऊंगा इसको। तो यहाँ अभिलंबवत जैसे मैंने कोई किरण गिराई तो यहाँ तो सीधी निकल जाएगी क्योंकि अभिलंबवत आपतन है। यहाँ लंब खींचूंगा तो ये कोण 45 आएगा। ठीक है, तो ये किरण 45 पर ही इधर आ गई। अब यहाँ लंब खींचता हूँ तो अभिलंब से ये भी कितना बनेगा? 45 अंश का कोण। तो अब ये 42 से अधिक है तो यहाँ पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ। इस सतह से भी प्रकाश पार नहीं निकलेगा क्योंकि 42 से अधिक कोण पर आपतित हो रहा है 45 पर, तो इसी माध्यम में पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। और यहाँ पर आते ही अभिलंबवत आपतन हुआ और ये किरण इसी माध्यम में 180 अंश के कोण से लौट आई। तो ये 180 अंश से विचलन हुआ। तो है ना बच्चों कितना इंटरेस्टिंग प्रिज्म। किरण को हमें 90 अंश से डाइवर्ट करना हो या 180 अंश से डाइवर्ट करना हो तो इस तरीके से हम किरण को मोड़ सकते हैं। ये किस घटना पर आधारित हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही ये आधारित रहा। ठीक है ना बच्चों, ये कोण भी 45, ये कोण भी 45, ये वाला कोण, और ये कोण 90 अंश है। तो इस तरीके से हमने बच्चों आज पूर्णांतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण देखे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों हम ये कह रहे थे कि पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हमने आज पढ़ ली हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये व्यवहारिकता में जो हम चीज़ें देख रहे हैं वही घटनाएं हमने देखी थी। गर्म प्रदेश की मरीचिका देखी, ठंडे प्रदेश की मरीचिका देखी, ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा और टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म पढ़ लिया। ऐसे ही बच्चों अपवर्तन की घटना पर जो आधारित कुछ उदाहरण हैं उनको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ये घटनाएं या ये उदाहरण किसके थे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड थे। और कल के लेक्चर में रिफ्रैक्शन के ऊपर जो उदाहरण हैं कुछ प्रकृति में, जैसे सूर्य जब निकलता है तो लाल दिखाई देता है, अस्त होता है तब लाल दिखाई देता है।
इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो कि अपवर्तन पर आधारित हैं उनको कल देखेंगे। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। मिलते हैं कल एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।